बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय रह गया है। सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मतदाताओं ने भी अपने संभावित जनप्रतिनिधियों को जांचना परखना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव में रोजगार, पलायन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे कई मसले हैं जिस पर राजनीतिक दलों में चर्चा और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि इन मुद्दों से इतर कहीं हकीकत में जातीय समीकरण ही जीत और हार की रूपरेखा तय करते हैं। और जब बात बिहार के संदर्भ में की जाती है तो जातीय समीकरण और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। जब चुनाव में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण हो तो छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका की चर्चा जरूरी बन जाती है। इलेक्शन गेम को बाहर से देख रहे लोगों को लगता है कि मुकाबला तो शहंशाहों के बीच में है, लेकिन करीब से जानने वाले जानते हैं कि शह और मात तो प्रॉक्सी वॉर कर रहे प्यादों ने तय किया है। आज इन्हीं तमाम मसलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि चिराग पासवान से लेकर मुकेश सहनी तक की जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, इन पार्टियों का असली महत्व इस चुनाव में क्या रहने वाला है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार की सियासी लड़ाई में प्यादों का महत्व बहुत है। उसे लोजपा के उत्थान, पतन और फिर अस्तित्व की लड़ाई लड़ते सफरनामे से बाकायदा समझा जा सकता है। याद कीजिए कि कैसे रामविलास पासवान के निधन के तुरंत बाद ही उनके भाई पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया और पार्टी के नाम और निशान पर दावा ठोक दिया। तब चूंकि उस पार्टी में सांसद थे तो बीजेपी ने पशुपति पारस को अपने साथ मिलाया। पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री पद भी मिला। चिराग पासवान को अपमानजनक तरीके से दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। बावजूद इसके चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताकर उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे। मोदी तुझसे बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं की तर्ज पर चिराग पासवान ने ऐसा कैंपेन चलाया कि 2015 में 115 सीटों वाली जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। चिराग पासवान ने सीधा सीधा जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। चुनाव बाद जेडीयू नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि चिराग पासवान की वजह से हमें कम से कम 45 सीटों का भारी नुकसान हुआ। खैर, समय, काल और परिस्थितियां बदल गईं। चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई। बीजेपी भारतीय राजनीति का चरित्र बखूबी जानती कि जनता पिता के बाद बेटे को राजा बनते देखना चाहती है, न कि राजा के भाई को। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के साथ गठबंधन किया। पशुपति पारस की पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला। खुद पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद चुने गए और अभी केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पार्टी का बिहार की 69,43,000 पासवान आबादी पर दावा है। यह आबादी सीधे तौर पर जीत या हार तो नहीं ला सकती, लेकिन जीत या हार में निर्णायक भूमिका जरूर अदा कर सकती। यदि काट नहीं पाई तो ऑब्जेक्ट पर जख्म जरूर लगा सकती। इसकी बानगी हम और आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बखूबी देख चुके हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है, लेकिन अभी पत्ते नहीं खोले हैं। क्या पता कि चिराग पासवान अभी बीजेपी को कोई तोहफा देकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग ले। दूसरी ओर पशुपति पारस भी एनडीए से नाता तोड़कर जगह तलाश रहे हैं। सियासी महत्वाकांक्षाओं की सीमा नहीं होती। उनका भी पासवान दलित वोट पर ही दावा है। देखना बस इतना है कि यह वोट बैंक चिराग पासवान के प्रति वफादार हैं या पशुपति पारस के पीछे लामबंद। जो भी होगा, लोजपा और रालोजपा दोनों की ही इन चुनाव में महती भूमिका है। लोजपा रामविलास गुट एनडीए के साथ है और रालोजपा संभवतः महागठबंधन के साथ जाएगी। पासवान वोटों पर इन्हीं के बीच खींचतान जारी है। जो ज्यादा मत लाएगा अपने गठबंधन की जीत में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करने का दमखम रखती है। बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण और केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा देशव्यापी जातीय जनगणना की घोषणा करने के बाद तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भूमिका और भी बड़ी हो गई है।
जीतन राम मांझी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मुसहर समुदाय से आते हैं और बिहार में महादलित समुदाय का नेता होने का दावा करते हैं। महादलित बिहार की कुल आबादी का 14% है और जीतन राम मांझी जिस मुसहर जाति से आते हैं उनकी संख्या 3.09%। जीतन राम मांझी इसी समीकरण की बदौलत कम समय के लिए ही सही पर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका टकराव जगजाहिर है, लेकिन अभी वे खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो वहीं उनका बेटा संतोष सुमन बिहार की नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री। इस वर्ष केंद्र सरकार ने बिहार और खास तौर पर मिथिलांचल की गैर यादव पिछड़ा और दलित वोटर्स पर फोकस किया है। कांग्रेस ने भी राजेश कुमार के रूप में प्रदेश अध्यक्ष चुनकर दलित समुदाय को लामबंद करने की खूब कोशिश शुरू की है। ऐसे में जीतन राम मांझी के मंत्रालय के जरिए महादलित समुदाय के लिए कुछ और तोहफा जारी करके बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में कर सकती है। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की भी करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। खुद राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। नीतीश कुमार जिस कुर्मी कुशवाहा यानी कि लव कुश समीकरण की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा उसी समीकरण की अहम धुरी है। बिहार में कोयरी समुदाय की आबादी 4.21% है। देखने में आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन प्रत्याशियों की जीत हार में इसकी भूमिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव गंवाने के बावजूद राज्यसभा भेजकर मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। जातीय जनगणना की घोषणा के बाद उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। इस दफे आरजेडी भी अपने एमवाई समीकरण से आगे गैर यादव पिछड़ा वोटर्स पर फोकस्ड हो रही है। आरजेडी ने तो बाकायदा पिछड़ा जगाओ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ रैली की शुरुआत भी कर दी है। तेजस्वी यादव पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। जातीय समीकरण की इस लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका काफी बड़ी होने वाली। अब बात मुकेश सहनी की भी हो। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी कभी एनडीए का हिस्सा थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए के साथ थी। 4 विधायक भी इस पार्टी से चुने गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए। मुकेश सहनी को इससे बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वीआईपी के मुकेश सहनी आरजेडी के साथ हो लिए। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ खूब चुनावी सभा की। वे बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं। यही वजह है कि वे आरजेडी या कांग्रेस में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं जाहिर की है। मुकेश सहनी भी इस मुद्दे पर मध्यम मार्गी हो गए हैं, क्योंकि जब उनसे सीएम फेस के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी ज्यादा सीट होगी वही सीएम पद का दावेदार होगा। मुकेश सहनी की सोच होगी कि यदि तेजस्वी यादव सीएम बने तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना तय है, और यदि कहीं कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ तो अभी से तेजस्वी यादव का नाम लेकर क्यों नाराजगी मोल लेना। मुकेश सहनी मल्लाह समुदाय से आते हैं। राज्य में इनकी आबादी 2.61% है। दलित मतदाताओं पर अधिकार की लड़ाई में मुकेश सहनी काफी अहम साबित हो सकते हैं, और ये बात मुकेश सहनी भी बखूबी जानते हैं। बिहार में एनडीए के घटक दल साथ साथ चुनावी रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। महागठबंधन ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली है। मुद्दे तय किए जा रहे हैं। इस बीच इन छोटे दलों की भूमिका केवल एनडीए या महागठबंधन का हिस्सा होने में नहीं, बल्कि ये दल चुनाव बाद समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कभी भी पाला बदल सकते हैं। किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं और किसी की भी ताजपोशी में योगदान दे सकते हैं। ऐसे में बड़े दल भी इनको हल्के में नहीं लेते। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी दल कूद फान में लगे हैं। देखिए कि कौन कब कहां और कैसे चुनाव में असर डालता है। बाकी आपकी अपनी राय इस मुद्दे पर क्या है, आप हमें कमेंट में लिख के नीचे हमें जरूर बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने उन क्षेत्रीय दलों के बारे में बात की जिनका बिहार की सियासत में मूल आधार है और जो सियासत में हुक्मरानों के ताजपोशी में महती भूमिका अदा करते हैं। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे और चिराग पासवान जैसे इन दलों जो जातीय समीकरण के हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण पार्टी आके जाते हैं बिहार की सियासत में, उनको लेकर आपकी राय क्या है? उनकी भूमिका को लेकर, चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताइए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।